हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र का सबसे अंतिम टॉपिक प्रपात एवं झीलें इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग अपवाह तंत्र देख रहे थे। इसमें कई टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उन सभी टॉपिक को जो पिछले हम लोगों ने कवर किए हैं उनको देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपवाह तंत्र का प्रपात और झीलें। तो एक क्रम से पहले हम प्रपात देखेंगे, फिर उसके बाद झीलों की चर्चा करेंगे। आप इसको अपने मैप में मार्क करते चले जाइएगा। उसके साथ में ही जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको भी आप नोट करते चले जाइएगा, जिससे एग्ज़ाम जब हो तब आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो हम सबसे पहला देखते हैं जोग प्रपात। जोग प्रपात से पहले हम देख लेते प्रपात कहते किसको हैं। ठीक है, जल प्रपात शब्द से साधारणतः अगर हम बात करें तो पानी के संकलित रूप से गिरने का हमको एक आभास होता है कि अगर कहीं पानी इकट्ठा होकर के कहीं गिर रहा है, कहीं पहाड़ से, कहीं किसी पहाड़ी से, पर्वत से, तो वहीं पे उसको हम प्रपात कहते हैं, जल प्रपात। ठीक है, जल प्रपात की उत्पत्ति दो तरीके से होती है। पहली तो हम देखते हैं कि एक तो प्राकृतिक हो गई है, दूसरी कृत्रिम तरीके से उसको उसका निर्माण किया जा रहा है। तो प्राकृतिक जो जल प्रपात है हम अधिकतर उसको पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखते हैं, क्योंकि भूतल का उतार चढ़ाव वहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के अधिकांश जो जलप्रपात हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश जलप्रपात उत्तरी भारत में कम पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा। तो हम देखते हैं उसमें अगला बिंदु, वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है जोग प्रपात का जलप्रपात। ठीक है, जोग प्रपात आपने जैसा इसमें पहले देखा, ये शरावती नदी पर है। ये सबसे बड़ा है, किसके हिसाब से? चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और ये शरावती नदी बहती कहाँ पे है? ये बहती है कर्नाटक में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भारत का जो जोग प्रपात, जो सबसे बड़ा जो जोग प्रपात है चौड़ाई की दृष्टि से, उसको हमने देख लिया। ये कहाँ बहती है? शरावती नदी कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है, वो है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम ये भी बड़ा जलप्रपात है। किस नजरिए से? आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की नजरिए से, वॉल्यूम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी हमने इससे पहले जब नदियों का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था कि वो साउथ में किस जगह पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हुंडू प्रपात ये जलप्रपात है हुंडू। ठीक है, हुंडू फॉल इसको कहते हैं। ये रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा की नदी पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुवर्ण रेखा की नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है लगभग 98 मीटर, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के नवसृजित एक जिला है अनूपपुर। अनूपपुर में नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात। तो ये हो गया हमारा चौथा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि चित्रकूट जो जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी कहाँ पर है? ये बस्तर जिले जगदलपुर के पास में वहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 29 मीटर, 29 मीटर की। तो ये हो गई इंद्रावती नदी पर, कहाँ पे? बस्तर जिला में। ठीक है, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। किसको? चित्रकूट जो जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं, नियाग्रा प्रपात कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पांचवा भी देख लिया, चित्रकूट जलप्रपात को भी। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इस नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, भारत का नियाग्रा प्रपात के नज़रिए से। ठीक है, इसको भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है। कहाँ पे अवस्थित है ये जगदलपुर में, बस्तर जिले में। ठीक है, ये यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक, इसके बाद देखते हैं छठवां जो हमारा अंतिम, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जो जलप्रपात है ये पांडवी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है, गोवा और कर्नाटका की सीमा पर पांडवी नदी वहीं पे बहती है, तो वो वहीं पे दूध सागर जलप्रपात बनता है। तो इस तरीके से हमने 6
जो जलप्रपात है उसको कवर कर लिया। अब अगला हम देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी जबलपुर में मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपने देखा भी था नर्मदा नदी का अवस्थिति कहाँ से मतलब उसका उद्गम हो गया है और कहाँ से इसका निकास स्थल बन रहा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में लैंडसिंग जलप्रपात है, लैंडसिंग और नोह काली कई। तो लैंडसिंग जलप्रपात और नोह काली कई, इस तरीके से दो जलप्रपात हैं। ये कहाँ पर है? ये पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, मेघालय में अवस्थित है। तो इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया। अब हम अगली बात करते हैं कुंचिकल। कुंचिकल ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कुछ डेटा को लेकर के कुछ विवादित भी रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कुंचिकल जो प्रपात है ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। ठीक है, ये कर्नाटका में अवस्थित है कुंचिकल। शुरू में क्या हुआ कि इसको जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था। लेकिन बाद में जब जो है इसकी डाटाबेस के अनुसार जब निकाला गया इसकी ऊंचाई के बारे में, तो इसके बजाय हमको दूसरा जलप्रपात मिलता है कि जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है, इस समय के हिसाब से हम देखें तो नोह काली कई, जो हमने यहाँ पे देख लिया है तो नोह काली कई है, उसकी ऊंचाई जो है वो 340 मीटर की है। किसकी? नोह काली कई की। यही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोह काली कई। ठीक है, तो इस तरीके से नोह काली कई हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। कितना है इसकी ऊंचाई? 340 मीटर, 340। और इसके बाद हम देखें, जो हम बात कर रहे थे कुंचिकल जलप्रपात की, तो कुंचिकल जो जलप्रपात है वो उसकी ऊंचाई है 800 फीट। अगर हम मीटर में बात करें तो 183 मीटर है। तो शुरू में इसको माना जाता था कुंचिकल को, लेकिन जब डेटाबेस के अनुसार जब उसकी ऊंचाई की माप की गई और पता चला तो बाद में ये हुआ कि नहीं, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो हमारा है नोह काली कई, जो कि मेघालय में अवस्थित है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अब आगे का अगला जो है वो है झीलों के बारे में। तो झील में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे वेम्बनाड झील। झील कहते किसको है, पहले तो हम यही देख लेते हैं। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं, यानी कि कोई गड्ढा है अगर वहाँ पे जल भरा हुआ है तो उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हुआ करती थी। भारत में झीलों का विभिन्न उद्गम स्थान हमें देखने को मिलता है। तो अब हम उसमें देखते हैं, सबसे पहली जो झील है उसकी चर्चा करते हैं, वो है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी लैगून है। कहाँ पे? केरल में वेम्बनाड झील। यह 96 किलोमीटर तथा लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, केरल के कोट्टायम, अलपुझा, एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को वेम्बनाड लैगून स्पर्श करती है। कौन कौन सी? एक तरफ तो है कोट्टायम, दूसरा है अलपुझा, तीसरा हम देखें तो एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, ठीक है, तो इसके तीनों को सीमाओं को टच करती है। तो ये हो गई आपकी वेम्बनाड झील। तो कितना? 96 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर लगभग चौड़ी। ये इसके जो वेम्बनाड लैगून सभी जिलों को स्पर्श करती है। तो ये हो गया हमारी वेम्बनाड झील के बारे में। अब हम बात करें अगली झील के बारे में, चिल्का झील। चिल्का झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर ये मिलती है हमको। कौन सी? चिल्का झील। ये खारे पानी की लैगून है। ठीक है, ये किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग है जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा थोड़ा सा या पूर्ण रूप से पृथक होता है, उसको हम लैगून कहते हैं। लैगून हमने कहा कि ना चिल्का लैगून। चिल्का लैगून क्या है? तो जो लैगून जो शब्द है ये क्या चीज होता है? तो किसी बड़े जल निकाय अथवा उथले भाग का जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी द्वारा जो अवरोध द्वारा जो कुछ थोड़ा सा या पूर्ण रूप से पृथक हो जाए तो उसको हम लैगून कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे अब कोई जो है एक जल निकाय गया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया, और ये जो है जो नदी है या जल निकाय है इसका सोर्स अलग बन गया, और यहाँ पे जो जल इकट्ठा हुआ था ये अलग यहाँ पे रह गया। तो और इसका जो है यही इसको हम लैगून के नाम से जानते हैं। तो लैगून ये हो गया चिल्का लैगून, वही उसी की बात की जा रही है। भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून है, कौन सी? चिल्का लैगून। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है वो झील कहलाता है। वो हमने देख ही लिया था जब झील की बात कर रहे थे तब हम, ठीक है। और लैगून ये हो गया चिल्का लैगून। अब हम अगला देखते हैं। हमको दिखता है कि उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। जब हम देख रहे थे भारत के भौतिक विभाजन वाले पार्ट में तटीय भाग, भारत के तटीय भाग, तो उसमें हमने इसको हमने नोट किया था कि उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट और भी कोंकण तट, तो हमने सबका जिक्र किया था वहाँ पे, सब आपको नोट भी करवाए थे। तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है उड़ीसा तट वाले जो भौगोलिक दृष्टि से उसको विभाजित करती है, ठीक है। चिल्का झील की अधिकतम जो लंबाई है वो है 29 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 132 किलोमीटर की है। तो ये हो गई हमारी चिल्का झील कंप्लीट। अब हम देखते हैं बुलर झील के बारे में। बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके बारे में एक विशेषता ये है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये ताजे पानी की झील है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और कहाँ पर? झेलम नदी पे पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। और गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर का क्या तात्पर्य है? गोखुर मतलब जैसे गाय के अगर आप उसके पैर देखे होंगे तो इस तरीके से कुछ आकार बनी होती है, तो इसी तरीके से ये इसका भी आकार बना हुआ है, जो गोखुर झील इसको हम कहते हैं। तो गोखुर झील मतलब इस तरीके से जिसका आकार बना हो उसी को गोखुर कहते हैं, और ये वोलर झील है ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये गोखुर झील का उदाहरण है, कौन सा? वुलर झील। ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला देखते हैं डल झील के बारे में। अब डल झील जो है वो हम इसमें बात करें तो ये श्रीनगर में अवस्थित है। डल झील श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में स्थित ये भी मीठी पानी की झील है। तो इस तरीके से डल झील भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगला पेरियार झील है। पेरियार झील जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये पेरियार नदी है, उसी पर ये बहती है पेरियार झील, ठीक है। ये एक कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है ये। अब हम अगला बात करें पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट जो झील है वो कोरोमंडल तट पर स्थित सब बड़ी खारे पानी की झील है ये पुलिकट झील। ये खारे पानी की झील है। तो इस तरीके से हमने देखा था सबसे मीठी जल की जो झील है, और उसके बाद ये सबसे खारे पानी की झील हो गई। एक हमने और भी देखा था सबसे ताजे पानी की झील, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो अभी हमने देखा कि सबसे जो ज्यादा खारे पानी की जो झील है वो है पुलिकट झील, जो कि कोरोमंडल तट पर अवस्थित है, ठीक है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर जो कोरोमंडल है वहीं पर ये पुलिकट झील अवस्थित है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पुलिकट झील भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लोकटक झील के बारे में। लोकटक जो झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित ये भी ताजे पानी की झील है, लोकटक झील। इस झील के केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। इस झील में के जो मतलब लोकटक झील इसी नाम से ही राष्ट्रीय पार्क भी हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे जो भी हम कहते हैं उसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं सांभर झील, ठीक। सांभर जो झील है ये जयपुर से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने को मिलता है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये सांभर झील, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक, सांभर झील। तो ये जयपुर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अब हम अगला देख लेते हैं कोलेरू झील। ये मीठे पानी की झील है और कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये मीठे पानी की झील है, तो ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पाई जाती है।
अगली झील के बारे में बात करें जो कि पुष्कर में है। पुष्कर में अजमेर एक जिला है, वहां पर एक कृत्रिम झील पाई जाती है, उसका नाम है पुष्कर झील। पुष्कर झील, ठीक है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था। तो वहीं पे हम देखते हैं कि पुष्कर झील अजमेर में पाई जाती है। अजमेर कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं नक्की झील के बारे में। नक्की झील राजस्थान में ये भी अवस्थित है, ठीक है, नक्की झील। इसके बाद हम देखते हैं रूपकुंड झील है। ये उत्तराखंड, इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रूपकुंड को, रूपकुंड झील को क्या कहते हैं? रहस्यमयी झील। क्यों कहते हैं? यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। यहाँ झील पर यहाँ मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी रहती है कि यहाँ पे नर कंकाल क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ नर कंकाल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं रूपकुंड पर, इसीलिए इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। अब हम देखें अगला फुलहर झील। फुलहर झील ये पीलीभीत में पाई जाती है। गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है फुलहर झील से। इसी झील से गोमती नदी बहती है, ठीक है। जो कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? लखनऊ। तो इसको हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है, उन सभी को भी देख लीजिएगा। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले के मादो टांडा के पास में स्थित है। तो इस तरीके से हमने इसको भी, फुलहर झील को भी देख लिया। अब अगली झील की अगर बात करें तो वो है अष्टामुदी झील। अष्टामुदी झील है वो केरल राज्य के कोलम जिले के एक लेगून कयाल है। वहां पे अष्टामुडी का अर्थ होता है अष्ट शाखाएं, मतलब 8 शाखाएं। रामसर समझौते के तहत यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज भी है अष्टामुदी झील, ठीक है। ये केरल में है, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अष्टामुदी झील, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। असम राज्य में एक कुछ झील है, उसमें 3 झीलों के नाम हम देखते हैं। चंदुबी झील है, चपनाला झील है, उसके बाद हाफलांग झील है। ये तीनों की तीनों असम में पाई जाती हैं। चपनाला झील जो है नैनाव गांव से कि लगभग 30-32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया। एक और झील है जो कि हम चेन्नई में देखते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में, चेम्बरम बक्कम झील। ये तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इस झील से ही अड्यार नदी का उद्गम होता है। इसी से चेम्बरम बक्कम से ही अड्यार नदी निकलती है, ठीक है। अड्यार हवाई अड्डा भी है एक। तो अड्यार, इस तरीके से हम वहां पे देखते हैं चेम्बरम बक्कम से नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चेन्नई महानगर की जलपूर्ति इसी झील से ही होती है। अब आगे हम बात करें, उसके बाद एक है हुसैन सागर, उस्मान सागर, वहां पे सागर कहा जाता है, वो है झील ही, ठीक है। हुसैन सागर और उस्मान सागर नामक 2 झील हैं। कहाँ पे ये पाई जाती हैं? हैदराबाद में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? उस्मान सागर और हुसैन सागर, ठीक है। अब हम अगला देखें रेणुका झील के बारे में। रेणुका झील और नाको झील ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। रेणुका जो झील है ये सिरमौर जिला है और नाको झील किन्नौर जिला है। तो इन दोनों में ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने प्रपात भी देख लिया और झील भी देख लिया इस वीडियो में। अगले टॉपिक में हम लोग जलवायु का अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलवायु में मानसून का अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।